Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ड्रीम बजट पेश किया। सरकार ने पहले कहा था कि यह बजट लाइक नेवर बिफोर होगा। सरकार की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि यह ऐसा बजट है जो हर सेक्टर के लिए, हर वर्ग के लिए, हर आदमी के लिए है। कोरोना से पस्त इकोनॉमी में जान डालने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य पर फोकस रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रखा है, बहुत सारे सेक्टर्स में खर्च बढ़ाने की बात भी कही है, कई रिफॉर्म्स की भी बात कही जा रही है। सरकार का संदेश साफ है कि भविष्य में इकोनॉमी को रफ्तार देने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा किए जाएंगे। और वित्त मंत्री ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में तो साफ साफ ये कह दिया था कि आप घाटे को पीछे छोड़ दीजिए। अगर ग्रोथ की गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो घाटे को रखिए बैक सीट पर और ड्राइव कीजिए ग्रोथ की गाड़ी को। अब सवाल यह है कि इस ग्रोथ में रोजगार कितना है, क्योंकि हर युवा बजट के बाद एक चीज अखबारों में खोज रहा है, बहस मोबाइलों में ढूंढ रहा है, और वो ये कि मेरे लिए रोजगार कितना होगा। क्या मेरे को इस बजट के बाद नौकरियां मिलेंगी? क्या मेरे लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं? क्या नौकरियां बढ़ेंगी, नौकरियां सीमित हो जाएंगी या घट जाएंगी? ये बड़ा सवाल है जो सीधा सीधा आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बजट से ग्रोथ कितनी तेज होगी और इस तेजी में नौकरियों के, रोजगार के अवसर कितने पैदा होंगे, इसी मुद्दे पर आज करेंगे खास चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। सरकार का ड्रीम बजट दिलाएगा ड्रीम जॉब। रोजगार पर वित्त मंत्री ने दिया पूरा हिसाब। कहां से आएगा कितना पैसा, कहां होगा खर्च? मोदी सरकार खत्म करेगी बेरोजगारी का मर्ज। जॉब्स को लेकर क्या है सरकार का नया प्लान? कोरोना काल में आया नए दशक का पहला बजट कई मायनों में खास रहा। वित्त मंत्री ने कोरोना के बाद के हालातों से निपटने का रोड मैप बताया तो इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च का ऐलान भी किया। वित्त मंत्री ने संसद में स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रा और टेक्सटाइल सहित कई सेक्टर्स में खर्च बढ़ाने और आने वाले सालों में नए जॉब्स और रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी वित्त मंत्री ने युवाओं को रोजगार देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। आइए अब जान लेते हैं कि बजट 2021 में सरकार ने किन सेक्टर्स में कितना निवेश करने का ऐलान किया है। कोरोना को देखते हुए सरकार ने हेल्थ केयर के लिए 2,23,000 करोड़ आवंटित किए, जो पिछले साल से 137% ज्यादा है। सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए 2 मोबाइल अस्पताल और 75 Please subscribe the channel and press bell icon for notification. 1000 नए ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोलने का ऐलान किया। वहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,18,000 करोड़ दिए। हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के लिए 54,581 करोड़ रुपए, एजुकेशन के लिए 93,224 करोड़ रुपए दिए। वहीं नई रेलवे लाइन बिछाने, पुल बनाने और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए दिए। इसी तरह वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए 93,224 करोड़ दिए, जिससे नए स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाने हैं। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार के नए मौके देने के लिए सरकार ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात कही। वहीं डिफेंस सेक्टर के लिए आवंटित 4,78,196 करोड़ रुपए से भी रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। इनके अलावा सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,31,000 करोड़ से ज्यादा, इसी तरह रूरल डेवलपमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी रोजगार देने के इरादे से बजट में बड़ा आवंटन किया। मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरियों के नए अवसर देने के लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव भी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पढ़ाई के बाद अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को प्रशिक्षण देने पर सरकार का फोकस रहेगा। इसके लिए मौजूदा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम योजना यानी NATS के तहत
3,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया जाएगा। इन सब के अलावा नई स्क्रेपेज पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के लिए नए स्कूल, विनिवेश को बढ़ावा देने के कदमों के जरिए भी सरकार रोजगार के मौके खोलने की उम्मीद कर रही है। हालांकि कोरोना काल के बाद उपजे हालातों और संगठित और असंगठित क्षेत्रों दोनों में हुए नौकरियों के नुकसान की भरपाई कर पाने में ये बजट कितना कारगर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज का शो सीधे सीधे नौकरियों पर, बजट का जो पोस्टमार्टम हो रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स के द्वारा, हम ढूंढ रहे हैं कि इस बजट में नौकरियों की कितनी संभावनाएं हैं। और नौकरी हम सब जानते हैं, आप और हमसे जुड़ा हुआ है, और नौकरियां क्योंकि इकॉनमी से भी जुड़ी हुई हैं। नौकरी आएंगी तो आपके पास पैसा आएगा, हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इकॉनमी का पहिया आगे बढ़ेगा, और इकॉनमी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए इस साइकिल की जो शुरुआती जो बिंदु है, जो शुरुआती कड़ी है, वो है नौकरी। इसलिए ये बात करना बहुत जरूरी है कि इस बजट में नौकरियों के कितने अवसर पैदा हो रहे हैं। सरकार तो बहुत सारे दावे कर रही है, लेकिन हमारे साथ आज 3 एक्सपर्ट हैं जो बताएंगे कि सरकार के इन दावों में कितना है दम। मेरे साथ हैं 3 खास मेहमान, परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ हैं नीरज भगत साहब, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है नीरज आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं प्रवेश मिनोचा साहब जो कि ग्रुप एमडी हैं फीडबैक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के। मिनोचा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शबनम सिंह जो कि एडवाइजर हैं सीआईआई हेल्थ केयर काउंसिल की। डॉक्टर शबनम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैं प्रवेश मिनोचा आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आप इंफ्रा से रिलेटेड शख्सियत हैं, और हम सब जानते हैं कि इंफ्रा के मोर्चे पर रोजगार की कितनी ज्यादा संभावनाएं होती है। इनफैक्ट अगर अकेले इंफ्रा के ही बारे में रोजगार जनरेशन की बात की जाए तो शायद सबसे आगे ये सेक्टर होगा। और इस बार सरकार का खास फोकस भी रहा है 5.5 लाख करोड़ का आवंटन इंफ्रा के लिए और उससे रिलेटेड चीजों के लिए। मैं तो सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूं सर, क्या आप जो बजट में जो आवंटन किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जो किया गया है, रोजगार के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, क्या ये आवंटन पर्याप्त है और रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे सर इंफ्रा के जरिए? देखिए, अगर हम पिछले साल के मुताबिक इस साल को लें तो कहने को परसेंटेज 19% बढ़ा है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट अबाउट 40-45% बढ़ा है ये लास्ट ईयर से। और लास्ट ईयर में जो नौकरियां पैदा हुई हैं वो बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर छोड़ के उसके बाद से नौकरियां पैदा हुई हैं। तो इस साल जितना एम्फेसिस दिया जा रहा है, लास्ट ईयर में भी सरकार ने जितना अलॉट किया था उससे ज्यादा खर्च किया है। कैपेक्स इस बार उससे कहीं ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में कम से कम लास्ट ईयर के मुकाबले 50 to 75% जॉब्स एक्स्ट्रा क्रिएट होनी चाहिए इस साल में, कम से कम, अगर सिर्फ नौकरी की तरफ हम ध्यान दें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेंड के जरिए। लेकिन सर हमने देखा कोविड काल में, हम क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी का रिवाइवल, हम कोविड काल से कंपेयर कर रहे हैं, कहा यह गया था कि कोविड काल में 21 मिलियन सैलरीड एम्प्लॉइज का जो है वो जॉब गया है, और इसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ सेक्टर से भी था। इनफैक्ट हमने जो देखा कि सड़कों पर चलते हुए मजदूर, उसमें इंफ्रा के जुड़े हुए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए, ये तमाम लोगों ने अपनी अपनी अब जॉब जो है वो लॉस की हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में एक तरह से सहानुभूति भी प्रकट की कि जिन लोगों की जॉब चली गई, हम उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। लेकिन सिर्फ सहानुभूति नहीं, आप जो कह रहे हैं कि बजट आवंटन जो है दूसरे महीनों में 40-45% बढ़ा है इंफ्रा के लिए, क्या ये कोविड काल में गई नौकरियों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त है सर? मेरे ख्याल में सिर्फ भरपाई ही नहीं करेगा, ये उससे ज्यादा जाएगा। अगर हम सिर्फ लास्ट के 3 महीने, ये जो पिछले दिसंबर, जनवरी, फरवरी ले लें, तो कोविड काल की मोरलेस सारी नौकरियां वापस आ चुकी हैं। ओके। आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खास तौर से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड, प्रोजेक्ट फंडिंग रिलेटेड, प्रोजेक्ट प्रेपरेशन रिलेटेड, जितनी भी है नौकरियां, ये मोरलेस वापस आ चुकी हैं। अब इससे बेहतर ही होने वाला है। तो कोविड काल की कोई नौकरियां, इनफैक्ट बहुत जगह पर लेबर की शॉर्टेज है आज की डेट में। बहुत लोग जो नहीं आ पाए हैं उन लोगों को रीट्रेन करके, रीडिप्लॉय करके लोगों को वहां पे करना पड़ा है। इसलिए
नौकरी की भरपाई मोरलेस कोविड काल का जितना नुकसान था मोरलेस सारा पूरा हो चुका है। अब आगे जो होने वाला वो सारे का सारा एडिशनल होने वाला है, भरपाई तो हो ही चुकी है ऑलरेडी। चलिए, ये अच्छा इंडिकेटर कि आप कह रहे हैं कि न सिर्फ कोरोना काल में गई हुई नौकरियों की भरपाई होगी बल्कि उससे ज्यादा रोजगार सृजित होगा, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा और आपसे और क्लैरिटी के साथ कैटेगोरिकली इंफ्रा में भी कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर खास फोकस रहना चाहिए या रखना चाहिए यूथ को, या जो बेरोजगार हुए हैं इस बीच, जिन लोगों ने अपनी जॉब लॉस जिन लोगों का हुआ है उनको मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं फिलहाल चलूंगा डॉक्टर शबनम सिंह के पास। डॉक्टर शबनम, सीआईआई से आप ताल्लुक रखती हैं, आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया होगा। इनफैक्ट आप लोगों की ये डिमांड भी थी कि हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार बजट बढ़ाए, इनफैक्ट इस बार बढ़ाया भी है। हेल्थ Please subscribe the channel and press bell icon for notification. एंड वेलनेस पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 137% बढ़ा है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन अभूतपूर्व है। इतना बड़ा आवंटन अगर ओवरऑल बिग पिक्चर में देखा जाए तो रीसेंट पास में नहीं हुआ है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना है, ये बात तो सही है, लेकिन इस क्षेत्र में क्या रोजगार के नए मौके पैदा करने वाला ये बजट दिखता है मैम आपको? बिल्कुल, अगर हम ये देखें ये 137% जो आपने कहा है, इसमें जो एलोकेशन है, किस चीज में इन्होंने पैसे डाले हैं, ये बड़े गौर से देखना है। बेसिकली वेरी राइटली पुट, फोकस है कि हेल्थ केयर को जड़ से स्ट्रेंथन करने के लिए, और जड़ से स्ट्रेंथन करने के लिए जो पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन पे इन्होंने जोर दिया है, एज वेल एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए, ये जड़ से चीज को स्ट्रेंथन करेगा और हमारे देश के लिए बहुत बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि जब तक हमारी प्राइमरी केयर स्ट्रेंथन नहीं होएगी, और दूसरा अगर हम प्राइमरी केयर में डायग्नोस्टिक्स नहीं लाएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा किसको क्या बीमारी है। तो ये अभी जो है 1,45,000 जो प्राइमरी लैब्स, पब्लिक हेल्थ लैब्स ये लोग सेटअप करने के लिए इसका पैसा एलोकेट किया है, इससे इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी। आप बेफिक्र रहिए कि अगर हेल्थ केयर अभी भी हेल्थ केयर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, हर एक हॉस्पिटल बेड के लिए 20 लोगों की आवश्यकता है। तो आप इसको देखिए कि नॉट ओनली हॉस्पिटल बेड्स बढ़ेंगी, डायग्नोस्टिक विल आल्सो इम्प्रूव, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आजकल जो आप ये कह रहे हैं युवा जो है आजकल आईटी सैवी है। आईटी सैवी में जो क्रिटिकल केयर के लिए हम लोगों ये बजट ने एलोकेशन किया है, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द कंट्री। क्योंकि वर्चुअल केयर पहले कोविड के प्री कोविड अगर हम कहें तो प्री कोविड पूरी दुनिया में इसकी अपटेक सिर्फ 11% थी। आज की तारीख में इट इज क्लोज टू 55% और इंडिया में 75% का इसका अपटेक है। अब वर्चुअल केयर के लिए एकदम नया काडर के लोगों की आवश्यकता है जो कंप्यूटर से savvy हैं। वैक्सीनेशन का ही आप देख लीजिए, वैक्सीनेशन में जो कोविन प्लेटफॉर्म में डेटा अपलोड करना है, वैक्सीनेटर्स चाहिए। इसमें अगर हम दो हाथ हैं हमारे पास आज, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों पटरियां हैं रेल की। अगर ये दोनों जुड़ जाएं तो इट इज रियली अ सनराइज इंडस्ट्री। फार्मा को आप देखिए, वैक्सीनेशन, मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, इन सब एरियाज में इस प्रकार से, इस गति से जो आप चाह रहे हैं कि युवा आए एंड एम्प्लॉय हो, रीपर्पस हो, एक तो हेल्थ केयर में ही है। सेकंड पॉइंट है कि हर इंडस्ट्री को आज चाहिए कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं सेफ रहें, जो मेरा कारोबार चल रहा है उस कारोबार में Please subscribe the channel and press bell icon for notification. सेफ्टी रहे। तो एकदम एक न्यू कार्डर ऑफ पीपल की जरूरत है जो कहते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर्स। तो इन सब चीजों में नई प्रकार की जॉब्स आएंगी और इसमें युवा जो है बहुत अच्छे से फिट होता है। यही है कि इस बार हमको एकदम दृढ़ता से ये करना है कि इसको हम आगे ही लेंगे और इससे हम हटेंगे नहीं। तो ये आपने बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है मैम। एक तो आपने जो एक सीधा जो डेटा दिया वो मुझे लगता है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, जो आपने कहा कि अगर एक बेड एक किसी हॉस्पिटल में बढ़ता है
तो उसके साथ साथ 20 एम्प्लॉयमेंट भी 20 लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक बेड हॉस्पिटल में अलग अलग तरीके से बढ़ाता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा बेड्स आप बढ़ाएंगे, आप देखिए बेड बढ़ाने के साथ साथ आप बेड बढ़ा रहे हैं तो आप जाने भी बचा रहे हैं। एक ज्यादा बेड बढ़ गया यानी कि बहुत सारे मरीजों की जान बच रही है, और जान बचने के साथ साथ 20 लोगों को रोजगार भी एक बेड दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा हमें समझ लेना चाहिए कि हेल्थ केयर में बजट बढ़ने का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मैं नीरज भगत आपके पास आना चाहूंगा। मैं ओवरऑल आपसे बिग पिक्चर में पूछना चाहूंगा, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से हमने कैटेगोरिकली इंफ्रा और स्वास्थ्य पर तो बात इसलिए की क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस इस बजट के मुख्य हाईलाइट ये दोनों ही सेक्टर्स हैं। लेकिन ओवरऑल बिग पिक्चर में अगर आप पूरे बजट को देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से ये कितना अहम बजट है? देखिए दीपक जी, आप कितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जो इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं, उनकी हमेशा से यही मांग रही है कि आप जो है इंफ्रा पे, गवर्नमेंट को इंफ्रा पे स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। अब आपको समझना पड़ेगा इंफ्रा पे स्पेंडिंग क्यों जरूरी है। अगर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होता है, एक तो सबसे पहले क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो लोग काम करते हैं, एक तो वर्कर्स इमीडिएटली चाहिए होती है तो उनको सैलरीज मिलने लग जाती है। जब सैलरीज मिलती हैं तो उनकी कंजम्पशन पावर बढ़ जाती है, और कंजम्पशन बढ़ती है तो डिमांड क्रिएट होती है। दूसरी बात, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बाकी सारे सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट हो जाती है। चाहे आप टेक्सटाइल लीजिए, चाहे ऑटोमोबाइल लीजिए, चाहे आप टूरिज्म लीजिए। तो क्या होता है, अगर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है तो एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आने के लिए ल्योर हो जाते हैं। दूसरी बात, जो इंडिया में भी जो बिजनेसमैन है, जो कंपनीज हैं, वो भी एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो एक तो डायरेक्ट बेनिफिट है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट में लोग आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एक तो उनको सैलरीज मिलती है, प्लस जो इंडायरेक्ट बेनिफिट्स है, जो बाकी सेक्टर्स है उनको बेनिफिट होता है। उनके बेनिफिट होने से क्या होता है, जो नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोजेक्ट लगते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, सैलरीज लगती है, बिजनेस एक्सपेंशन होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है और नौकरियां मिलती हैं। सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि एक एफडीआई गवर्नमेंट इंडिया में आने लग जाती है। अगर एफडीआई इंडिया में बढ़ेगी तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट आएगी तो अगेन जॉब क्रिएशन होगा। तो पहले गवर्नमेंट का फोकस होता था डायरेक्ट जॉब्स दीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में या कोई और सेक्टर्स में। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डायरेक्टली जॉब्स देने की बजाय अब इकोनॉमी में स्पेंड करिए। इकोनॉमी में स्पेंड करेंगे तो नए नए बिजनेसेस आएंगे और उससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगी। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव बजट है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हर एक सेक्टर्स में बूम आएगा। और इसका आप इसका अंदाजा अभी से लगा सकते हैं कि 2 दिन से स्टॉक मार्केट एकदम बूम पे है। अदरवाइज क्या होगा कि आप इससे पिछले हफ्ते में देखिए तो पूरा एक हफ्ता मार्केट बिल्कुल नीचे थी, बिल्कुल रोज के रोज नीचे जा रही थी जी। तो 2 दिन में आप देखिए एकदम मार्केट एकदम ऊपर उछाल होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है इसका काफी अच्छा इंपैक्ट आने वाला है। और मेरे हिसाब से ये जो डिकेड होगी 2020 से लेकर 2030 की डिकेड होगी, ये इंडिया की होगी और इसमें बहुत अच्छा स्टार्ट है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पोस्ट बजट पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट से क्या वाकई में रोजगार पैदा होंगे या फिर जैसा कि विपक्षी से कह रहा है हवाई बजट। लेकिन क्या वाकई में हवाई बजट है या वाकई में इसमें ठोस प्रावधान किए गए हैं कि रोजगार बढ़े? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। प्रवेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए प्रवेश जी, देखिए इनफॉर्मल वर्कर्स हों, सर्कुलर माइग्रेंट्स हों या एग्रीकल्चर लेबर हों, हमने कई बार देखा है कि इंफ्रा के क्षेत्र में सरकार की नीति भी होती है। सरकार इनको थोड़ा बहुत कैश बेनिफिट्स और दूसरी तरह के योजनाओं से इनको फायदा देने की कोशिश करती है। लेकिन सर एक वर्ग जो है, जो इंजीनियर्स का है, जो क्लरिकल स्टाफ का है, जो अकाउंटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एचआर से जुड़े हुए या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी नौकरी चली जाती है, वो तो उनके बारे में शायद बहुत ज्यादा कोई सुनवाई होती नहीं है। क्या इस बजट एलोकेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो खासतौर पर 5.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, क्या ये जो पढ़ा लिखा मजदूरों का वर्ग है, कामगारों का वर्ग है, इसके लिए कुछ खास है सर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा चेंज इस बार बजट में आया वो ये है कि सरकार की डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। अच्छा। सरकार हैज नाउ द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द बजट एंड द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियरली विजिबल। बड़ा क्लियर पता लग रहा है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो कह रही है कि हम अब डिफेंसिव नहीं है, अब हम ग्रोथ ओरिएंटेड, अब हम इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म कुछ पेन लेना पड़ेगा, हम लेंगे, लेकिन चाहे फिस्कल डेफिसिट है, चाहे वो क्लियर अकाउंटिंग है, चाहे वो ऑपरेशन मेंटेनेंस को प्राइवेटाइज करना है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा पैसा डालना, ओवर एंड अबव बजट डालना है, चाहे वो ह्यूज कैपेक्स करना है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन करना है। अब देखिए लैंग्वेज चेंज हो रही है।
इट इज नॉट एनी मोर कि हम लोग मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, और नहीं, हम सीधे सीधा हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। तो जो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेंड में, अब चूंकि स्पेंड में इसलिए प्रेपरेशन में, अकाउंटिंग में, लीगल में, फाइनेंशियल क्लोजर में, कंस्ट्रक्शन में, मैनेजमेंट में, ऑपरेशन में, पूरे जगह भी चेंज होगा। ओके, जितना मैंने स्पेंड, जितना मैंने एक्टिविटी पिछले 6 महीने में फॉर एग्जांपल रोड सेक्टर में देखा है, मैंने शायद पिछले 20 साल में नहीं देखा है। ठीक है, 20 साल में किसी 6 महीने के ब्लॉक को उतना नहीं देखा जितना मैंने पिछले 6 महीने के ब्लॉक में देखा है। ये आपने रेल का important सेम बोला। है, मेट्रो का सेम बिल्कुल, है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो एक जो बॉडी लैंग्वेज में या कार्यशैली Please subscribe the channel and press bell icon for notification. में जो सरकार के शिफ्ट आया है उसका फायदा हर वर्ग के एम्प्लॉइज को मिलेगा। डॉक्टर शबनम, आपके पास मैं आना चाहूंगा, एक इशू जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी खासतौर पर बार बार भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, सरकार ये दलील देती है कि स्किल्ड नहीं है लोग। सरकार उसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट भी लेकर आई और बहुत जगह इस बार भी बजट में प्रावधान किए गए कि हम ट्रेंड करेंगे, लोगों को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। मेडिकल में भी एक इशू ये जरूर रहता है कि हमारे पास वर्कफोर्स हेड काउंट्स तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन वो उनके स्किल को लेकर एक सवालिया निशान हमेशा बना रहता है। इस मामले में कैसे एड्रेस किया जाएगा मैम? तो आपने एकदम सही बोला है, इस एंड हेल्थ सेक्टर में खासकर, क्योंकि इट इज लाइफ के जुड़ा है ये, तो इसमें स्किलिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो स्किल इंडिया के तहत में हमारे पास ये हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल है, जहां पे लोगों को अपग्रेडेशन करने की ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल सकती है। अब चैलेंज ये है कि सब लोगों को पता होना चाहिए कि आप यहाँ जा सकते हैं और उसको स्किल ट्रेनिंग के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरी बड़ी समस्या ये होती है, क्योंकि शॉर्टेज इतनी सख्त है हमारे कंट्री में, चाहे रूरल इंडिया हो चाहे मेट्रोज में भी हो, कि लोगों को रिलीज करके उनको अपस्किल करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यू नीड देम ऑन द बेड। आप कोविड में ही देख लीजिए, जैसे लोग बीमार हुए उनको रिप्लेस करने में इतनी प्रॉब्लम हुई, लोगों को 38 घंटे लगातार उनको काम करना पड़ा। तो इसमें जो है वही मैं आपको कह रही थी कि डॉक्टर और नर्स तो एक एक चाहिए बेड के लिए, पर बैलेंस 18 जो है, इनको हमको मल्टीटास्किंग वर्कर्स और अपस्किलिंग करना पड़ेगा। जी हाँ, और इस अपस्किलिंग के लिए मुझे लगता है कि सरकार ने जो प्रावधान किए हैं वो पर्याप्त भी होने चाहिए। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं फटाफट से नीरज भगत आपके पास आना चाहूंगा और जिस सवाल के साथ मैंने छोड़ा था संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा। अब हम 11% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उस अनुपात में हमारा वर्कफोर्स तैयार है? हम उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाने की स्थिति में हैं, या फिर वही गैप रह जाएगा जो 2019 में रघुराम राजन भी कहते थे कि आपकी ग्रोथ तो भाग रही है एक तरफ, ठीक है, लेकिन उस अनुपात में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ये गैप फिर तो नहीं दिखाई देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगी उसके लिए जो आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए या जो ऐसे जो अनस्किल्ड लेबर चाहिए वो आपको काफी मात्रा में अवेलेबल हैं। और जो आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, देखिए उसमें क्या है कि गवर्नमेंट एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लेकर आई है, एक नेट्स की स्कीम लेकर आई है। तो क्या होगा कि अब गवर्नमेंट को भी समझ आएगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग और जो स्किल डेवलपमेंट करना है एम्प्लॉइज का वो बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉइज है वो किसी भी सेक्टर में आराम से काम कर सकते हैं, जैसे एचआर में हो, चाहे इनकम टैक्स एचआर में हो, चाहे अकाउंटिंग में या किसी और फील्ड में हो। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का काफी स्ट्रेस है। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में आपको स्किल्ड लेबर मिलेगी काफी, और उससे क्या होगा कि जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पर हम आज के शो को करते हैं खत्म। नीरज भगत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। प्रवेश मेनोचा साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शबनम सिंह, आपने भी वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज के शो में इतना ही। उम्मीद है कि यह बजट रोजगार पैदा करने वाला बजट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला बजट साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दें, नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.